वो एत्ते धत्युट्सु इस सूत्र को पढ़ा वृद्धि के विषय में। कुछ वार्तिक पढ़े थे। वार्तिक कौन कौन से थे? अक्षादु इन्याम उपसंख्यानम, हाँ, ऋते च तृतीया समासे, बसंत सानाम मृणे, ये लास्ट वार्तिक पढ़ा था। स्मरण है ना ये सब? हाँ भीषम, ध्यान देते रहो आप इधर, फिर अपनी चर्चा करना। इसके पश्चात उपसर्गा क्रिया योगे, हम एक वृद्धि संधि और पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये वृद्धि संधि होती है, इधर एक सूत्र आगे आएगा, उपसर्गादृति धातु। उपसर्गादृति धातु सूत्र वृद्धि करता है। इसको क्या चाहिए? उपसर्ग, अवर्णांत उपसर्ग चाहिए, ऋकारादि धातु पर ये चाहिए, तब ये वृद्धि करेगा। तो भाई उपसर्ग जब इसे चाहिए तो हमें बताना तो पड़ेगा कि उपसर्ग क्या होता है, किसे उपसर्ग कहते हैं, इन सब चीज़ को बताना पड़ेगा। तो इसलिए वो जानकारी पहले प्रस्तुत की जा रही है कि उपसर्ग किसे कहते हैं और धातु किसे कहते हैं, इन सब चीज़ को। तो सबसे पहला एक सूत्र दिया है यहाँ पर, उपसर्गाः क्रिया योगे। ये जो प्रादि आपको दिख रहे हैं, प्र, परा, अप, सम, सम, अनु, अव, निश, निर, दुष, दुर, वी, आंग, नी, आधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उप, एते प्रादयः। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए, अप अकारांत है, प्र अकारांत है, सम मकारांत है, ध्यान दोगे ना इन बातों पे, और अव अकारांत है, समझा? और बाकी हलंत हैं, कुछ इकारांत हैं, कुछ एकाद उकारांत है, ऐसे हैं ये जो है। इनको ये कौन है? प्रादि। क्या कहते हैं निखिल इनको? प्रादि क्यों कहते हैं? क्योंकि प्र इनके आदि में है, इनकी संख्या 22 है। तो पाणिनि जी ये बता रहे हैं, उपसर्गाः क्रिया योगे, क्रिया के योग में जो प्रादि होते हैं, ये इनको प्रादि बोलेंगे। तो प्रादयः क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञाः स्युः। क्रिया योगे, जब क्रिया के साथ योग होगा, मतलब ये जब क्रिया के साथ जुड़ गए होंगे, तो इनकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जैसे भवती क्रिया है, इसके आगे आपने प्र लगा दिया, प्रभवती, तो ये प्र उपसर्ग संज्ञक हो गया, उसका एक नया नाम हो गया। क्या? उपसर्ग। हम कहेंगे प्रभवती में प्र क्या है? अनुभवती। यहां पर अनु क्या है? उपसर्ग वही होगा, इन 22 में से होना चाहिए वो, और उसका क्रिया के साथ जुड़ाव होना चाहिए, है ना? हरति धातु है, सम उपसर्ग लगा दिया, समहरति, तो सम क्या है? क्रिया के योग में जो प्रादि होंगे उनकी उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी। कुबेर जी समझे? उपसर्ग संज्ञा के फायदे क्या हैं अभी बताएंगे, जब उपसर्गादृत धातु सूत्र से वृद्धि करेंगे तब। अब इसके लिए मटेरियल तैयार कर रहे हैं, समझ विकसित कर रहे हैं। तो अब इसके बाद, अच्छा यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण भी दिया है, जैसे गच्छति है, आ उसके साथ जोड़ दिया, आ गच्छति, तो आ क्या कहलाएगा? ये आ कहाँ आया है? इसमें 22 में आ कहाँ आया है उपसर्ग के रूप में? नहीं, ये आंग दिख रहा है बच्चों, आंग के नकार की इत संज्ञा लोप हो जाता है, आ बचता है, तो वो ये वाला आ है, आगच्छति में जो आप सुनते हो। ठीक है? प्रवर्तते में प्र की क्या संज्ञा हो गई? उपसर्ग संज्ञा। कौन सी क्रिया का योग है? वर्तते क्रिया का योग है ना? ऐसी देखो, अनुभवती भू क्रिया है, उसका योग होने से अनु की कौन सी संज्ञा है? पराजयते, जयते माने जीतता है, और परा लगा दिया, ये क्रिया के योग में परा की कौन सी संज्ञा हो गई? तो ये 22 में से ही होती है उपसर्ग संज्ञा। ठीक है? इसमें से अच्छा कुछ मैंने भी बताया, कुछ उपसर्ग अवर्णांत हैं, कुछ उपसर्ग इवर्णांत हैं, कुछ उपसर्ग उवर्णांत हैं, कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जो हलंत हैं,
जैसे उद उपसर्ग हलंत है, सम उपसर्ग हलंत है, निस निर दुस दुर ये हलंत हैं। प्र उपसर्ग अकारांत, परा आकारांत, ठीक है। तो ये आपको जानना है। जैसे उप ये जो है अकारांत, इतनी बात जाने रहोगे ना, क्योंकि इसके जानने से तुम वृद्धि संधि कर पाओगे उपसर्ग अद्वितीय धातु वाली जो अगली स्लाइड पर है। चल तो अब भाई एक धातु संज्ञा और बताई, क्योंकि अगला सूत्र धातु भी उसे चाहिए। कहा कि धातु किसे कहते हैं। तो व्याकरण शास्त्र में जो धातु कहा जाता है व्याकरण शास्त्र के संदर्भ में, वो इस सूत्र बताता है, भूवादयो धातवः। सूत्र का अर्थ होता है क्रियावाचिनो भुवादयो धातु संज्ञाः स्युः। क्रियावाची भुवादि होने चाहिए। भुवादि क्या है? पाणिनि जी ने भू से स्टार्ट करके लगभग 2000 धातुओं का एक संग्रह किया। धातु माने वो क्रिया, वर्व, उनका संग्रह किया पाणिनि जी ने। उसके आदि में भू धातु पठित थी। सबसे पहले नंबर पर कौन धातु है? भू धातु। तो ऐसी वो 2000 हैं, तो भूवादयो कहने से उन 2000 का ग्रहण होगा। तो भूवादि जो धातु है वो कैसी हो? क्रियावाचक। समझे ना? कैसे हो वो? मतलब वो क्रिया को कह रहे हो। सबसे पहले तो भू से लेकर के वो 2000 धातुओं में पढ़ा गया हो वो, और वो क्रियावाचक, क्रिया को कहता हो। क्रिया समझते हो ना? जैसे हम विविध क्रियाएं करते हैं, सोना, खाना, जागना, उठना, बहुत सारी क्रियाएं। यदि वो भूआदि जो 2000 पढ़े गए हैं वो यदि क्रियावाचक हैं तो उनको क्या कहते हैं? धातु संज्ञा। उनकी कौन सी संज्ञा होती है? जैसे भूति, ये भू धातु संज्ञक है। पठति, ती तो प्रत्यय है ना, ये पठ धातु संज्ञक है। क्री, रुकनी करने, क्रीति जिसका करोति बनाते हो, तो क्री ये क्या है? धातु संज्ञक है। धातु समझ गए ना? हाँ, तो ये भू, एद, पठ, क्री, गम, इनको क्या कहते हैं? इनको आप धातु कहना। समझ गया? अब इन दोनों चीज़ों का उपयोग आगे देखिए। हाँ, एक बात और कहनी है कि उद शब्द दकारांत है ना? गीता प्रेस की पुस्तकों में तकारांत हो गया है, उसे आप सही कर लीजिएगा। वो दकारांत पढ़ना है उसे। चल आगे बढ़ते हैं। उपसर्गा धृति धातु। अब यहाँ पर उन दोनों चीज़ों का उपयोग है। ये सूत्र कहता है, इसका पहले पदच्छेद कर लो। उपसर्गात ऋति, ऋति ऋकार, ऋति धातु। सूत्रार्थ होता है, उपसर्गात में जोड़ दीजिए अवर्णांताद उपसर्गात। अवर्णांत उपसर्ग से परे ऐसा उपसर्ग होना चाहिए जो अवर्णांत हो। मैंने भी अवर्णांत उपसर्ग भी आपको बताए थे, उसमें जिनके बाद में अवर्ण आ रहा है वो अवर्णांत उपसर्ग होंगे। ठीक है रोहित? तो अवर्णांताद उपसर्गात ऋकारादौ धातु परे। और धातु कैसा परे होना चाहिए? ऋकार आदि, जिसके आदि में ऋकार हो, ऐसा धातु। मतलब धातु संबंधी ऋकार हो। वो ऋकार कई तरीके का मिल सकता है, पर वो धातु का होना चाहिए। धातु अभी बताया है, भूवादयो धातवा से हैं, जो 2000 हैं वो सब धातु हैं, क्रियावाचक हैं। वो है ना 2000। तो ऋकारादौ धातु परे वृद्धि एकादेशः स्यात्। तो वृद्धि एकादेश होता है पूर्व और पर के स्थान पर। जब कोई एकादेश शब्द आ जाए ना तो वहाँ पूर्व पर को अपने आप जोड़ लेना है। एक आदेश मतलब एक आदेश, इसका मतलब 2 के स्थान पर हो रहा है, इसलिए उसे एक आदेश कहा जा रहा है। ये सब कंडीशन देखो यहाँ घट रही हैं। प्ररिक्षति क्या है? अवर्णांत उपसर्ग है, प्र है। अवर्णांत उपसर्ग से ऋकारादि धातु परे है ऐसा धातु है रिक्षति, जिसके बाद में, जिसके शुरुआत में आदि में री आ गया, तो क्या कहा जाएगा? ये ऋकारादि धातु। तो बताओ अवर्णांत उपसर्ग कौन है यहाँ?
और ऋकारादि धातु कौन है? ऋक्षति। समझ गए? ऐसी स्थिति हो तो पूर्व और पर के स्थान पर, पूर्व माने प्र में अ, पर माने जो रि वर्ण, उन दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। तो अ और री के स्थान पर वृद्धि क्या होगी? उरण रपरा की सहायता से र और जुड़ जाएगा, वृद्धि तो आ होती है, उरण रपरा उसमें र को भी ऐड कर देता है, क्योंकि वो सूत्र कहता है कि री के स्थान पर यदि आप कोई सा भी अण ला रहे हो तो फिर आपको वहां पर र लाना पड़ेगा। तो इसलिए हम रपर कर देते हैं, उसको व्याकरण की भाषा में कहा जाता है कि र पर कर दिया, र को पर में बैठा दिया, बाद में बैठा दिया। और वर्ण सम्मेलन करने पर है प्र आर, तो प्रार क्षति, र ऊपर इधर चढ़ जाएगा। बना लोगे ना? ऐसे ही आपको उप प्लस ऋक्षति इसको सिद्ध करना है, कर लोगे? क्या बनेगा? उपार क्षति, यही बनेगा ना? सिद्ध करके देख लेना, इसलिए इसे छोड़ दिया है। चल आगे बढ़ते हैं। तो ये वृद्धि संधि का स्थिति समाप्त हो गया। समझ गए ना कहाँ होता है? चल आज हम अब पढ़ेंगे दूसरा एक और पररूप संधि, जिसकी मैं चर्चा किया था कि एत्य धत्युष्टु सूत्र के संदर्भ में मैं कल चर्चा किया था। तो पहले इसको समझो, फिर उस चर्चा को एक बार फिर बता देता हूँ। एंगी पररूपम कहता है कि अवर्णांताद उपसर्गाद एंगादौ धातौ पररूप मेकादेशः स्यात्। अभी नई संधि आरंभ हो गई भाई, पररूप है, इसको समझते हैं। इसकी शर्त क्या है? आदुपसर्गात। आदुपसर्गात मतलब अवर्णांत उपसर्ग हो। देखो उपसर्ग की जरूरत इसमें भी है, उपसर्ग संज्ञा की जरूरत इधर भी है। अवर्णांत उपसर्ग से रिका एंग आदि धातु परे होगी यदि। कैसी धातु? एंग आदि, ऐसा धातु जिसके आदि में एंग वर्ण हो। एंग का मतलब होता है, एंग माने ए ओ, बस एंग प्रत्याहार है ना, उसमें दो वर्ण आएंगे बस, ए और ओ। समझ रहे हो ना प्रत्याहारों की स्थिति? हाँ भाई दीपक, एंग आदि मतलब ए ओ आदि वाला धातु होना चाहिए, उसको एंग आदि शॉर्टकट में प्रत्याहार के रूप में कह दिया। तो ये वाला जो पररूप संधि है ये तो फिर निश्चित जगह पर हो पाएगा, सभी प्रकार के शब्दों में नहीं लगेगा। इसको एक उपसर्ग चाहिए सबसे पहली बात तो, क्यों? और धातु भी उसको चाहिए, तो एंग आदि धातु चाहिए, मतलब हर प्रकार के ए ओ में नहीं लगेगा, ए ओ आदि वाले में, बल्कि वो धातु का ए ओ होना चाहिए, है ना बात? इसकी बातों को इधर देखते हैं। प्रएजते अवर्णांत उपसर्ग है ये, प्र कन्फर्म, और एजते धातु है, एजादि धातु। एजते धातु का है ये, एकार किसका है? धातु का है ये। तो प्रएजते यहां पर हो क्या रहा है? पर रूप। क्या हो रहा है? पर रूप। इन दोनों वर्णों में पर में स्थित है ए। ध्यान दो, इससे ये वाली संधि कैसे हो रही है? पर में स्थित कौन है? ए। तो पर रूप का मतलब है ये वाला वर्ण और ये दोनों वर्ण मिल करके पर वाले का रूप धारण कर ले, उसे कहा जाएगा पर रूप। तो इन दोनों ने मिलकर के पर जैसा मतलब ए जैसा रूप धारण कर लिया। ठीक, ए जैसा रूप धारण कर लिया तो प्र एजते, हाँ मिला दो। यहां पर देखो संधि में फाइनली हुआ क्या? इस पर रूप में एक बार देखा जाए तो यही हुआ ना, ये वाला वर्ण हट गया, या फिर ऐसे ऐसे समझ लो ये वाला वर्ण ए में मिल गया। क्यों? अपने पर में मिल जाना किसी वर्ण का, वो पर रूप कहलाएगा। तो जब ये इसमें से हट जाएगा, पर में से आ, तो वो हलंत हो जाएगा, मिलाने पर प्रेजते। एंग पर रूपम वृद्ध रेची को बाधता है, क्योंकि अवर्ण से एच परे है तो वृद्धि प्राप्त थी, बच्चा प्रईजते बनना चाहिए था, है क्या नहीं ऐसा? जैसे आपने
पीछे भी रूप तो बनाए हैं ऐसे, कृष्णैकत्वम का कृष्णैकत्वम बनाया है। तो ये जो है एंग पर रूपम उसका बाधक होगा। बाधक क्यों होगा कि जी वृद्धि संधि तो बहुत जगह प्राप्त है। जब भी अवर्ण से एच परे मिल रहा है, वृद्धि रेची वृद्धि कर ही रहा है, वो एक सामान्य सूत्र है। लेकिन पाणिनि जी जो अपवाद सूत्र बनाते हैं वो कुछ विशेष होते हैं। विशेष माने एंग वृद्धि रेची के कुछ एरिया में से इसको किया है। जैसे इसको स्पेशली कुछ वर्ण चाहिए, अवर्णांत उपसर्ग चाहिए, अवर्ण सामान्य नहीं चाहिए। वो तो उसको तो कैसा भी अवर्ण चलता है वृद्धि रेची को। इसको जो अवर्ण चाहिए वो उपसर्ग में होना चाहिए, उपसर्ग में स्थित। और बाद में जो इसे एच चाहिए वो भी सामान्य नहीं चाहिए, वो भी धातु में स्थित होना चाहिए। और एच नहीं, एंग मात्र होना चाहिए। ए और ओ दो ही वर्ण होने चाहिए। समझा? तो इसलिए क्या है, ये सूत्र उसका अपवाद है। तो यहां पर वृद्धि प्राप्त थी, वृद्धि को बात करके क्या हो गया, पररूप, तो बन गया प्रेजते, नहीं तो प्रईजते बनता ना। चल अब दूसरा उदाहरण देख, क्योंकि एंग में दो वर्ण आते हैं ना, ए और ओ। ये ओ का उदाहरण है। उप ओ शति, अवर्णांत उपसर्ग है उप। उपसर्ग भी याद होने चाहिए, नहीं तो पता कैसे चलेगा ये उपसर्ग है या नहीं। क्यों? वो भाई इसको याद कर लेना कंठस्थ एकदम। कुबेर भाई करके आओगे ना? हाँ करके आना है, बहुत अच्छे। तो उप ओषति अवर्णांत उपसर्ग है, उससे एंग आदि धातु परे है। पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर पर वाला हो जाएगा, तो अ और ओ को ओ हो गया। सागर जी बात समझ में आ रही है ना? तो अ हट गया उसमें से, ओ में घुल मिल गया है वो, तो फिर मिलाओगे तो उपोषत ये बनेगा। यही तो स्थिति है। अब यहां पर आ जाओ, जो मैं बता रहा था ये तिटसु वाली स्थिति। उप अवर्णांत उपसर्ग है ना। एति इणगतौ धातु का रूप है और वो एजादी है, इसलिए पररूप प्राप्त था एंग पर रूपम से। ऐसे ही उप एधते अवर्णांत उपसर्ग है उप, और धातु का ही एकार है जो एंग है एधते, पररूप प्राप्त था। उसका भी बाध एंग पर रूपम का ये करेगा इत्ते धत्ति उठसु। पर ये तो दो ही धातु के विषय में प्रवृत्त होता है, इण के विषय में और एध के विषय में। इसलिए वहां जो उदाहरण दिए वो इससे भिन्न उदाहरण दिए हैं। वहां पर जो उदाहरण दिए हैं एजरी धातु का दिया, एजते, एधते नहीं दिया। और यहां पर उषदाहे ओषति उसका उदाहरण दिया, धातु अलग कर दी। तो मतलब अवर्णांत उपसर्ग से यदि इण और एद धातु मिल गए एजादी, तब तो वृद्धि ही करनी है उससे, इत्ते धत्ते उठसु से। इसका भी वो अपवाद है। और नहीं तो सामान्य है ना, अवर्णांत उपसर्ग से दिएंगे आदि धातु मिलता रहा तो आपको वहां क्या करना है, पररूप करना है। आप इस पररूप को अच संधि के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। अभी आप इस पररूप को कहां पढ़ रहे हैं? वेरी गुड, समझ गए इसे। अब कुछ पररूप की स्थिति को और बताते हैं आपको। एक बहुत ही प्रसिद्ध संज्ञा बतलाने जा रहे हैं, टी संज्ञा। कौन सी संज्ञा है ये? टी संज्ञा व्याकरण की बड़ी प्रसिद्ध संज्ञा है। पाणिनि जी ने टी संज्ञक वर्ण को बहुत सारे काम बता रखे हैं। तो ये जो है टी संज्ञा क्या है, देखिए, अचोन्त्यादि टी इस सूत्र के द्वारा होती है। टी संज्ञा बताने वाला सूत्र कौन है? तो टी से क्या मन में आ रहा है रे तेरे? टी संज्ञा से? अरे निखिल, टी आ रही है। पाणिनि जी बड़ी इंग्लिश वाली संध्या कर दिए हैं, वो संज्ञा कर दिए हैं।
देखो टी संज्ञा, देखे तुमने पढ़ा इत संज्ञा किसकी होती है, सवर्ण संज्ञा किनकी होती है, संयोग संज्ञा किनकी होती है, संज्ञाओं को जाना, संहिता संज्ञा किनकी होती है, इनको याद रखा है ना। ऐसे ही टी संज्ञा को भी स्मरण रखना है? तो तू संयोग संज्ञा बता देगा रे? संयोग संज्ञा कौन सूत्र करता है पहले बताओ। वेरी गुड, तुम बताया करो रे जल्दी जल्दी। हलोनंतरा, पिछला वाला सफा मत करिए। हलोनंतरा संयोग कौन सी संज्ञा करता है? संयोग संज्ञा करता है। संयोग संज्ञा किनकी करता है वो? अचों से अव्यवहित हलों की, माने कि जब दो हल लगातार हो, कंटिन्यू, जैसे देव प्रयाग, तो प्रयाग में एक साथ दो हल हैं, वहां पर की थी। वेरी गुड, स्मरण है अमित को। तो जो है ये इसमें स्मरण रखना है, तुम्हें संज्ञाओं का क्लियर होना चाहिए। क्यों? तुम संज्ञा समझोगे तभी ना कार्य कर पाओगे। पाणिनि जी कहेंगे कि जो संयोग संज्ञा है जिसकी, उसको लड्डू दे दो, तो तुम उसी को लड्डू दोगे, नहीं दूसरे को पकड़ा दोगे। क्यों? मतलब जो कार्य हुआ जाएगा वो उसको मिलेगा। तो इसलिए संज्ञाओं को समझना है। टी संज्ञा को भी ऐसे ही समझिए। अचोन्त आदि टी द्वारा टी संज्ञा विहित है। किस कंडीशन में होती है? अचाम मध्ये यो अंत्यः स आदिर्यस्य तत् टी संज्ञम स्यात्। तो कैसे देखना है इसको, यहां पर बताते हैं। अचाम मध्ये यो अंत्यः, मनस शब्द है। मनस शब्द में कितने अच हैं? मनस दो अच है ना सागर जी, पकड़ पा रहे हो ना? कहाँ कहाँ है वो अच? कहाँ कहाँ है? माँ के बाद अ है और ना के बाद, और सातों हलंत है ना, उसमें कोई स्वर नहीं है, किसी भी स्वर की मिलावट नहीं है। जिसमें किसी स्वर की मिलावट ना हो उसको ऐसे लगा देते हैं संस्कृत में, उसे आधा वर्ण समझा है। मतलब वो केवल व्यंजन मात्र है, बस व्यंजनम चार्ध मात्रिकम, आदि मात्रा वाला होता है। ठीक है, तो फिर से बता, मनस में कितने अच हैं? दो अच हैं। और अंतिम अच कौन है उन दो में से? न वाला अ है ना, वो क्या है? अंतिम अच है। और वो अंतिम अच किसके आदि में है? सा के आदि में है। तो इसलिए क्या होगा बच्चा? जो अंत्य अच जिसके आदि में होता है, तो उस अंत वाले की और वो अच की स्वयं की, वो जिसके आदि में बैठा है, उस समुदाय की, है ना, उस टू के ग्रुप की टी संज्ञा हो जाती है। इसलिए यहाँ पर मनस में से अस की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? टी संज्ञा हो जाएगी। उसका नाम टी है। अब हम कहेंगे इस टी को लोप कर दो, तो तुम लोप कर दोगे। हम कहें टी को माला पहना दो, तो तुम किसको माला पहनाओगे? अस को पहनाओगे, मन को नहीं पहनाओगे। मतलब जो भी कार्य कहे जाएंगे तो तुम उसको करोगे। फिर अब पाणिनि जी हमेशा भी ये उन वर्णों के लिए नाम दिया करेंगे कि टी को ये करो, टी को वो करो। ठीक है, तो आप समझ जाना कि टी संज्ञा होती किस कंडीशन में। अचों के मध्य में अंत्यच हो और वो जिसके आदि में हो, है, तो उस समुदाय की टी संज्ञा हो जाएगी। तो ठीक है, यहाँ हो गई। अब भाई यहाँ टी संज्ञा करनी है बच्चा, कहाँ? सक में। तो बता, सक में अच कितने हैं? हाँ जी सागर जी, दो अच हैं। कुबेर जी कितने अच हैं? दो कौन कौन से हैं? बोलो, बोल। स में अ और क में अ। बहुत बढ़िया।
अंतिम अच कौन है? ऊ कहां से आ गया? नहीं, इन्हीं में बता, स में जहां पूछ रहे हैं अंतिम अच कौन है? क में अ। तो ये जो अंतिम अच है क में अ, वो किसके आदि में है? कौन से आके हैं? वो अलग है, उसे तो भूल जाओ, ये कुछ नहीं है। क्या समझे रे? ये कुछ भी नहीं है ना। अब तो अकेला स क ये है, तो बच्चा वो का जो आ है वो किसके आदि में है? हैं? हाँ, कौन से आके? यहाँ कौन सा तुझे साथ? आदि में का मतलब क्या है? जैसे तुमने वहां देखा था, उस सा के आदि में बैठा है ना का आ, कहने का मतलब है उस अंतिम जो सकार है उससे पहले वो अच बैठा है, अंतिम अच है जो। तो ऐसे ही वो अकार यहाँ किसके आदि में बैठा हुआ है? उधर बाद वाला कोई वर्ण है क्या? नहीं है। समझे ना? कहने का मतलब है ये जो वर्ण है का आ, अचाम मध्य यो अंत्य, तो ये अंत्य है। स आदिर यस्य, वो किसी के आदि में हो, तो ये तो किसी के आदि में नहीं है। आदि कब माना जाता है? जब उससे भी पहले कुछ होता, ठीक है, पर इसके तो बाद में कोई वर्ण नहीं है। तो भाई ऐसे तब टी संज्ञा किसकी होगी? कहा कि तब हम ये समझ लेंगे कि ये खुद के ही अपने आदि में है, क्योंकि जब कुछ नहीं है तो यही आदि में है अपने खुद के। जैसे लोक में प्रसिद्ध है, किसी के एक पुत्र होता है तो पूछता है कि भैया तेरा बड़ा बेटा कौन है? कहा कि यही है देवदत्त। छोटा कौन है? कि यही है देवदत्त। बीच का कौन है? कि वही है। तो वही सब कुछ आदि मध्य अंत होता है। तो भाई मनस में तो एक कंडीशन थी कि वहां पर स अंत में था तो उसके आदि में अ मिल गया था, लेकिन यहां तो का जो आ है उसके अंत में और कुछ है नहीं, वही अंत है और वही आदि भी है। ठीक है, तो इसलिए यहां टी संज्ञा किसकी होगी? तो व्यपदेशीवद भाव से, उसके लिए एक शब्द है, व्यपदेशीवद भाव से अ की ही टी संज्ञा हो जाएगी। किसकी? क्योंकि यहां कुछ है ही नहीं। अरे मान ये समझो कि प्रतियोगिता में एक से ज्यादा बच्चा हिस्सा लेगा तब फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, और एक ही कोई लिया हिस्सा यदि एक ही कोई हिस्सा लिया तब जो है तब पूरा फर्स्ट सेकंड थर्ड वही अकेला ही है। समझे ना? तो ये वाली संपूर्ण कंडीशन तो इस टी संज्ञा की ऐसी जगह घटेगी जहां पर अच हो और उसके बाद में एक हल वर्ण भी हो, तब उसके आदि में वो अच मिलेगा। समझ गए ना इस कंडीशन को? लेकिन जहां पर टोटल कोई बाद में हल है ही नहीं है, अच ही अच है इधर, तब तो जो है टी संज्ञा उस अकेले की हो जाएगी। क्या करे, पुरस्कार देना ही था, उसे ही मिल जाएगा। क्यों सागर जी, क्लियर हुई ना स्थिति? तो अब टी संज्ञा बता लोगे ना? तो ये टी संज्ञा की स्थिति है, बहुत सरल है टी संज्ञा को बताना। जैसे इसका नाम क्या है? निखिल। तो मुझे बताओ निखिल, इसमें टी संज्ञा किसकी है? ल में आ की। ठीक है, और यदि किसी का नाम है अरे या शा, अरे ये तो वो बना दे रहा है रे हैं, इससे तो यार बन नहीं पाएगा। क्यों? अरे भाई ये मिटाने का है, 2 से काम नहीं करेगा। हाँ ठीक है, यशस शब्द है। क्या शब्द है? तो यशस में सा में अ है
और बाद में अंत में सकार है हलंत, तो यहाँ टी संज्ञा किसकी है? अस की टी संज्ञा है। ऐसे ही मनस टी संज्ञा किसकी है? अस। और किसी का नाम है राम, तो यहाँ टी संज्ञा किसकी है? म में आ की। टी संज्ञा कर लोगे ना, बहुत सरल है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि वर्ण समुदाय मध्य यावन्तः अचवर्णाः भवन्ति, वर्ण समुदाय में जितने भी अचवर्ण होते हैं तेषां मध्य यह अंतिमः अच, उनके बीच में अंतिम जो अच हो, लास्ट वाला, स अंतिमाच यस्य समुदायस्य आदि, वो अंतिम अच जिस समुदाय के आदि में हो, ऐसा समुदाय अच हल रूप समुदाय, उसकी टी संज्ञा होती है। तो टी संज्ञा अकेले अच की भी होती है और हल की भी हो सकती है, जैसे वहाँ पर अस इसकी हो गई। तो टी संज्ञा की कंडीशन समझ गए? चलो टी संज्ञा तुम समझ गए, इसके उदाहरण मैं कल बताऊंगा। आज संज्ञा समझ ली है, ठीक है। सकंद्वाद इस पर रूपम वाच्यम से फिर बताएंगे। तो आज तो बच्चों ने अपने आप छुट्टी मना दी है।